नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल fincode.com में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, हाउसिंग लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, घर लेना जो है सभी का सपना होता है और इस सपने को पूरा करते हैं हाउसिंग लोन। लेकिन हाउसिंग लोन लेते समय लोगों को कई तरीके की दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उसी जो आपकी दुविधा है उसको दूर करने के लिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाउसिंग लोन आपको कब चाहिए होगा? आप या तो नया मकान बना रहे हैं, ऑलरेडी ज़मीन है आपके पास, या आप किसी से बना बनाया मकान खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, या आप ज़मीन खरीद रहे हैं और उस पर आपको फ्लैट बनाना है। इन केसेस में आप नया हाउसिंग लोन लेते हैं। और इसके अलावा आप रेनोवेशन या घर बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, या हाउसिंग लोन टेक ओवर करने के लिए, एक बैंक से दूसरे लोन के टेक ओवर करने के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं। लेकिन जो बात के 3 केसेस हैं उसमें आपने ऑलरेडी हाउसिंग लोन लिया होता है, तो आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पता होते हैं। लेकिन जो लोग नया हाउसिंग लोन ले रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। पूरा ध्यान से देखिए, आपकी सारी जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है कि जो लोन ले रहा है उसके अपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। तो पहले इंडिविजुअल्स में आते हैं। इंडिविजुअल में कॉमन डॉक्यूमेंट्स KYC, पैन, आधार, यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी, जिससे आपकी पहचान और आपका एड्रेस कंफर्म हो जाए, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। दूसरा, आपका बैंक स्टेटमेंट या पासबुक तैयार रखिए, उसकी कॉपी 6 महीने से लेकर 12 महीने की तैयार रखिए। तीसरा, लेटेस्ट फोटोग्राफ रखिए, कम से कम 2। ये 3 जो है सबके लिए कॉमन होंगी। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 4 अलग अलग ग्रुप में। पहला ग्रुप है सैलरीड। अगर आप सैलरीड इंसान हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपका ID कार्ड, आपका ये प्रूफ कि आप उस जगह पर नौकरी करते हैं, आपका सैलरी स्लिप 3 से 6 महीने का, आपका फॉर्म 16 या RTR, प्रेफरेबली 3 इयर्स का। और अगर आप नए हैं तो वो 1 या 2 साल का भी चलता है, लेकिन 3 साल का सबसे बेस्ट माना जाता है। 2 रेफरेंस, जहां आप जॉब करते हैं वहां के 2 लोगों का रेफरेंस, नाम, पता, मोबाइल नंबर रखिए, जो आपके जानने वाले हैं, आपको रेफरेंस के रूप में दिए जाने पड़ सकते हैं। ये हो गया सैलरीड के लिए। दूसरा केस, सेल्फ एम्प्लॉयड या आप बिजनेसमैन हैं, तो क्या लगेगा? आपका बिजनेस प्रूफ, जो आप बिजनेस करते हैं उसका प्रूफ कि ये बिजनेस है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, उसका रजिस्ट्रेशन, अगर वो कंपनी है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब लगेगा। उस बिजनेस के आप ओनर हैं उसका प्रूफ, जो आपका GST वगैरह के सर्टिफिकेट वहाँ पे उससे पता लग जाता है। एड्रेस प्रूफ आपका बिजनेस का, वो आपको एक देना होगा, ये रखिए। बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया होगा, तैयार किया होगा CA ने, वो तैयार रखिए बिल्कुल। अगर 3 साल का हो तो बेस्ट है। ITR, जो आपने बिजनेस का ITR भरा है और अगर अपना इंडिविजुअल भरा है तो वो तैयार रखिए, कम से कम 3 साल का बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया बिजनेस के लिए। तीसरी कैटेगरी आती है NRIs। जो लोग NRI हैं, इंडिया में नहीं हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर जो उनको दिया गया है उनकी कंपनी के द्वारा, या ऑफर लेटर, लेटेस्ट वर्क परमिट, बाहर काम करने का परमिट, उनका पासपोर्ट का कॉपी, लोकल एड्रेस प्रूफ, उधर का तो रहेगा, यहाँ का लोकल एड्रेस प्रूफ इंडिया का, जो पासपोर्ट है उसमें वीज़ा स्टैंप होना जरूरी है या लेटेस्ट वीज़ा होना जरूरी है, उनका ID कार्ड होना जरूरी है, ये बिल्कुल तैयार रखिएगा कॉपी। और अगर बाय चांस वो यहाँ पे जो डील है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए करना चाहते हैं, वो खुद नहीं आ सकते, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एम्बेसी द्वारा अटेस्टेड की जानी चाहिए, बिल्कुल तैयार रखिएगा NRI के केस में। और चौथी कैटेगरी आती है फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, जिनकी इनकम एग्रीकल्चर से है, जो गांव में लोन लेते हैं, आवास, छोटा मोटा लोन, उनके केस में आपको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, रेवेन्यू सर्टिफिकेट कौन देता है आपकी इनकम का? वहाँ का रेवेन्यू अथॉरिटी, तहसीलदार या जो भी अथॉरिटी होगी रेवेन्यू अथॉरिटी, वो आपको आपकी इनकम का सर्टिफिकेट देती है। तो एग्रीकल्चरिस्ट के केस में वो चीज़ लगेगी।
और आपके लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कागज कि इतनी ज़मीन है, इस पर खेती होती है, खसरा खतौनी टाइप का, वो आपको इसमें लगेंगे एग्रीकल्चर के केस में। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं और 4 कैटेगरी के मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। प्रॉपर्टी पे सबसे पहला एग्रीमेंट ऑफ सेल। बिल्कुल आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपका सेल एग्रीमेंट होगा, वो लगेगा। अगर आप पहले से ली हुई प्रॉपर्टी पे बना रहे हैं तो आपके पास पहले से ही टाइटल डीड होगी, जो आपने पहले जमीन लेते हुए किया होगा वो टाइटल डीड लगेगी। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ये सुन लीजिए, टाइटल डीड के अलावा चेन टाइटल डीड। चेन टाइटल डीड मतलब पिछले 12 से लेकर 15 से लेकर 30 सालों तक की चेन किस किस पे रहा है, तो उनकी जो पुरानी टाइटल डीड होती हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। बैंक इसको भी लेते हैं, कई बैंक 12 साल की भी लेते हैं, कई बैंक 15 की, 20 की या 30 की भी लेते हैं। तो आप वो भी रखिए कि चेन डीड कहीं मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी चेन डीड, आपसे पहले वाला ओनर कौन था, उससे पहले वाला ओनर कौन था, तो एक चेन होनी चाहिए, वो रखिए। आपने एडवांस पेमेंट किया होगा उसकी रिसीट रखिए। और अगर आप मकान बना रहे हैं या मकान बनाया है, दोनों केस में आपको अप्रूव्ड प्लान लगेगा, मैप अप्रूव कराया होगा उसने अथॉरिटी से, वो लगेगा। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो बिल्डर से एनओसी लगेगा, या सोसाइटी से लगेगा, या डेवलपर से लगेगा, वो एनओसी रखिएगा। और अदर कोई भी अप्रूवल अगर जो लगता है लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, क्योंकि हर जगह अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो वो आपका लगेगा, उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आप काम करवा रहे हैं उसका एस्टीमेट, कितना खर्चा आने वाला है आपका ये मकान बनाने में, वो एस्टीमेट आर्किटेक्चर बना के देता है, वो लगेगा। अगर आपको गवर्नमेंट से अलॉट हुआ है मकान तो गवर्नमेंट का अलॉटमेंट लेटर लगेगा, और एक एनओसी लगता है जो गवर्नमेंट देती है कि आप इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं, वो लगेगा। अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं फ्लैट या मकान, तो उस केस में बिल्डर के पास मास्टर फाइल होता है, तो मास्टर फाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और वो बैंक में जमा करा लीजिए, कोई कागज आपका नहीं छूटेगा, वो बिल्डर के केस में होता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको मकान बेच रहा है, अगर आप इंडिविजुअल से मकान खरीद रहे हैं, किसी दूसरे आदमी से खरीद रहे हैं, बिल्डर या सरकार से नहीं खरीद रहे हैं, तो उस आदमी का भी केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लीजिए। कहाँ रहता है, क्या एड्रेस प्रूफ है, ठीक है, ये भी ले लीजिए। अब ये तो हो गया प्रॉपर्टी और आपकी बात। अगर आप इसमें कोई ज्वाइंट इंडिविजुअल, कोई और भी आपके साथ इसमें मकान में लोन ले रहा है आपके साथ, आपका भाई, आपके फादर मदर या आपका बेटा, तो उसका भी सेम डॉक्यूमेंट जो आपका है वैसा ही लगेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफेशन। वो सैलरीड हैं या बिजनेस करते हैं या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हैं या एनआरआई, ये सब हो गया दोस्तों। इसके अलावा आपको 2 रेफरेंस मैंने बताए थे सैलरीड के केस में कि एम्प्लॉयज़ के लगेंगे। 2 रेफरेंस अपने आसपास के, अपने जानने वालों की जरूर रखिए, उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर, ताकि बैंक इंक्वायरी करते समय उनसे पूछ सके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और रखिए, आपका स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, आपके पास क्या क्या एसेट है और आपकी क्या क्या लायबिलिटी हैं, क्या क्या देयता है, क्या क्या आपके ऊपर अभी जो है देना है आपने, ये दोनों चीज़ें आप रखिए, एसेट एंड लायबिलिटीज़ का स्टेटमेंट। इससे बैंक आपकी नेटवर्थ निकालता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रहेंगे, बिल्कुल रेडी रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बैंक को कोई परेशानी नहीं होगी आपको लोन सैंक्शन करने में, और जल्दी से जल्दी आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल fincode.com में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, हाउसिंग लोन में